क्या लगता है मार्केट में आगे कैसी संभावनाएं दिखाई दे रही है? पहले साइकिल्स 8-8 साल की होती थी, 8 साल का बुल साइकिल। अब तो वो भी साइकिल्स भी थोड़ी सी छोटी हो गई है। जो ट्रम्प वगैरह का अनसर्टेनिटी है, टैरिफ से लेकर जो भी अनसर्टेनिटी है, उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा तो मेरे ख्याल से मार्केट शुड मूव अप सब्सटेंशियली। जो ट्रस्ट आता है वो आता है परफॉर्मेंस से, कैसे रिटर्न्स बनेंगे उस हिसाब से इन्वेस्टर्स का ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा। परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा मेरे को लगा कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। लोग तो नंबर्स में दिखा देते हैं कि परफॉर्मेंस है, बट वो परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए कितना वॉलेटिलिटी उसको बियर करना पड़ा, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कितना सीरियसली लेते हैं? वैल्यू क्रिएट करने में वो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो जिस प्रकार के हमने जो एएमसी और बोर्ड स्ट्रक्चर जो लोग लाए हैं, तो यही सोच के लाया कि हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर स्ट्रक्चर होना चाहिए वो सबसे बेस्ट होना चाहिए एएमसी में। इन्वेस्टर अवेयरनेस एजुकेशन के लिए क्या करने वाले हैं? एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग कि वो इन्वेस्टर का प्लानिंग बराबर होना चाहिए ताकि उसको बराबर एसेट एलोकेशन पता चले, उसमें से भी उसने कौन से फंड चूज़ करने चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप। और दूसरा एंड ये है कि चलो किसी ने इक्विटी में करा है तो उसके बारे में इक्विटी के बारे में। अच्छा, फंड हाउस आपकी फिलॉसफी क्या होगी? लॉजिक हमारा सिंपल है, बाय ग्रेट कंपनीज एट अ रीजनेबल प्राइस, बाय गुड कंपनीज एट अ डिस्काउंट एंड अवॉइड बैड कंपनीज। ये तीन ही गुरु मंत्र है। द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर? द फंड वुड वांट टू बी नोन एज अ फंड विथ डीप ड्यू डिलिजेंसेस एंड डीप रिसर्च। तो हमारा जो रिसर्च पे फोकस रहेगा एंड ड्यू डिलिजेंसेस पे जो फोकस है वो मेन फोकस रहने वाला है। तो अब इतना बताया है तो मुझे भी बता दीजिए कि सेक्टर्स कौन कौन से हैं जहां पर ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही है कि कोई भी नया बिजनेस हो तो उसके लिए ट्रस्ट और विजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड एक नया फंड हाउस है और इस फंड हाउस के लिए भी इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और मेरे साथ आज द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड के डेप्यूटी सीईओ मिस्टर प्रसन्ना पाठक हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि ये फंड हाउस किस तरह से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए प्रयास करेगा और कैसे उसमें कामयाब होगा। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जैसे मैंने कहा कि एक नए फंड हाउस के लिए इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतना, वैसे तो किसी भी बिजनेस में ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बट इन्वेस्टमेंट की बात हो तो क्योंकि पैसे की बात है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स ट्रस्ट के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो इस ट्रस्ट को जीतने के लिए, ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए आप किस तरह का प्रयास करेंगे? बिल्कुल सर। जैसे आपने सही बात बोली कि देखो, इन्वेस्टमेंट्स इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, राइट? बिल्कुल। तो इन्वेस्टर्स को कैसा है कि सबसे पहली बात ये है कि हम ये प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में नहीं ले आ रहे हैं। तो हम ऑलरेडी पब्लिक मनी मैनेज कर रहे हैं। हमारा AIF है जहाँ पे आपको 1 CR प्लस के इन्वेस्टर्स जहाँ पे ऑनबोर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें हम ऑलरेडी PMS मैनेज कर रहे हैं। तो AIF इनफैक्ट हमारा अभी आप ग्रुप की बात कर रहे हैं जहां पर PMS है। हम द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो एक नया फंड हाउस, तो एक नया फंड हाउस है, बट एज अ ग्रुप हमने ऑलरेडी पब्लिक मनी मैनेज करा हुआ है। तो AIF तो इनफैक्ट हमारा अभी $1 बिलियन प्लस का AUM हो गया है। एंड प्लस हमने तो AIF बेसिकली हम लोग अनलिस्टेड सेगमेंट में करते हैं जिसको कैटेगरी 2 AIF बोलते हैं। तो वो हमने मैनेज करा है जहाँ पे $1 बिलियन प्लस का हमारा AUM है। प्लस लिस्टेड स्पेस में हमने ऑलरेडी PMS हम लोग एज ए ग्रुप मैनेज कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स से डील करना ये हमारे लिए ऐसे कोई नई बात नहीं है, या तो फिर दैट इज नॉट अ न्यू थिंग विच इज देयर। बट हाँ, इसमें एक डिफरेंस जरूर है कि जैसे हम बोलते हैं ना AIF एंड PMS, ये दोनों HNI कैटेगरी हो गए, ठीक है? तो HNI कैटेगरी का कैसा होता है कि द amount of volatility that they can bear is substantially higher as compared to the retail. तो हमारा retail में this is going to be the first product that we are going to launch on the retail stuff. तो इसके लिए जो हमने देखा है कि volatility मैनेज करना is the most important thing for the retail segment, ठीक है? तो ये जो हम प्रोडक्ट जो ला रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस यही रहेगा कि बस रिटेल के एंगल से हम ये प्रोडक्ट बनाएं। तो इवन ये जो प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन हमने बनाया है तो इसी एंगल से बनाया कि इसको वॉलेटिलिटी मैनेज करने का ये हमारा पूरा कोशिश वही रहेगा कि हम इसको वॉलेटिलिटी प्रॉपरली मैनेज करें। एंड देयरफॉर हम लोग सबसे पहला प्रोडक्ट जो जा रहे हैं वो फ्लेक्सी कैप फंड जा रहे हैं, ना कि कोई स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड जहाँ पे वॉलेटिलिटी टिपिकली ज़्यादा होती है। तो उस एंगल से ये एक
पॉइंट हो गया कि रिटेल को हम लोग लोअर वोलेटिलिटी एंगल के हिसाब से फंड भी वैसे ही अपन चूज कर रहे हैं और उसको मैनेज भी वैसे ही करेंगे. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट कि हमने इन्वेस्टर्स के साथ डील किया है पास में, तो डेफिनेटली किया है. लिस्टेड में भी किया है, अनलिस्टेड में भी किया है. हमारा एज ए ग्रुप में हमारा ब्रोकिंग आर्म भी है, तो वहाँ पे भी हम लोग एडवाइजरी करते ही है. सो सेगमेंट इज नॉट न्यू टू अस. तो अभी ट्रस्ट की बात होगी तो 2-3 चीज़ें इसमें आती है. एक तो देखो कैसा होता है कि आप क्या ट्रांसपेरेंसी रखते हो, क्या कम्युनिकेट करते हो इन्वेस्टर से, वहाँ से ट्रस्ट आता है. वो एक सबसे पहली बात होगी. दूसरी, आप बेसिकली कन्वीनियंस यानी इन्वेस्टर को क्या सर्विसेज देते हो. उसको सपोज डेटा चाहिए हो, इमीडिएटली मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फैक्ट शीट अवेलेबल है नहीं है, एसओए आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है प्रॉपर उसको जा रहे नहीं जा रहे. बेसिकली सर्विस लेवल. तो सर्विस लेवल अगर आप अच्छे करो, जो कन्वीनियंस जो है जिसको ऑनबोर्डिंग आउटबोर्डिंग करना है, एग्जिट करना है, तो वो कितना प्रोसेस आपका कन्वीनियंट है, कितना ईजी है, दैट विल गिव देम अ ट्रस्ट. ठीक है. एंड तीसरा पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली ट्रस्ट तो रिटर्न से ही आता है. ठीक है. तो हम वही बोल रहे हैं कि हम लोग जो वोलेटिलिटी रहे उसको हम कम करना चाह रहे हैं एंड कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न पे हम लोग ध्यान रखेंगे. तो धीरे धीरे करके इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट भी आएगा. एक्चुअली आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं कहूँ हिंदी में, क्योंकि मेरा सवाल इसी को लेकर था, इन्वेस्टर एजुकेशन और ट्रांसपेरेंसी को लेकर. आपने उसको थोड़ा सा बताया, बट मैं चाहूँगा कि विस्तार से बताएं कि आप इन्वेस्टर अवेयरनेस एजुकेशन के लिए क्या करने वाले हैं और ट्रांसपेरेंसी रहे, क्योंकि जो ट्रस्ट होता है डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी से आता है. बिल्कुल. तो उसको लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? तो इन्वेस्टर एजुकेशन तो जैसे हमने अभी काफ़ी सारे हमारा भी एनएफओ लॉन्च होगा, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टर एजुकेशन चालू करें. हालांकि हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हमने ऑलरेडी इन्वेस्टर एजुकेशन. अभी कैसा होता है कि जो फाइनल इन्वेस्टर होता है उसको रीच आउट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर ही करते हैं. ठीक है. तो हमारा जो मंशा है वो है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी के है उनको हम लोग अपग्रेड करें. तो उनके लिए हम लोग काफ़ी सारा एजुकेशन प्लान्स वगैरह कर रहे हैं एंड उनके जरिए हम लोग इन्वेस्टर्स के थ्रू उनको रीच आउट करने की कोशिश करें. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग शायद इन्वेस्टर को रीच आउट नहीं कर पाए, बट वंस द फंड इज लॉन्च्ड वी हैव सम डेटाबेस एंड देन विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको इन्वेस्टर अवेयरनेस का कोशिश करें. दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर हो, अगर इन्वेस्टर को आपकी फिलॉसफी प्रॉपर पता है तो वो डरेगा नहीं. सो वो हमारा हमेशा कम्युनिकेशन रहेगा कि हम लोग हर 2 या 3 महीने में जाके इन्वेस्टर को जाके फेस करें. तो बहुत बार होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाती है, लोगों को क्या मार्केट ऊपर नीचे होता है तो लोग थोड़े से डर जाते हैं. तो हमारी यही कोशिश रहेंगी कि हम कांस्टेंट टाइम पीरियड पे जो भी हम फिक्स करेंगे, जो भी 3 मंथ थी, 6 मंथ थी या फिर मंथली भी हम लोग सेमिनार्स और वो सब करेंगे. तो वो एक तो हमारा फिलोसॉफी को हम लोग प्रचार करेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं मार्केट के बारे में, मार्केट का भी डायरेक्शन देंगे कि हमको क्या लग रहा है मार्केट का. प्लस हम लोग ये सोच रहे हैं कि सेक्टर्स जहाँ जहाँ हमने इन्वेस्ट करे हैं तो वो सेक्टर का भी इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा एजुकेशन करे कि ये सेक्टर हमने क्यों चूज़ किया है, तो फिर ये सेक्टर के बारे में हमको क्या लग रहा है, इसमें कौन से, चलो स्टॉक्स तो डिस्कस नहीं करेंगे बट सेक्टर का एजुकेशन डेफिनेटली देंगे कि हमारा जो एक्सपोजर है सपोज ये 3 या 4 सेक्टर पे ज़्यादा है तो वो सेक्टर पे हमारे क्या व्यू है, एक्सपर्ट को कुछ लेके आएंगे. तो एजुकेशन वाला सीरीज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डेफिनेटली हम लोग करेंगे. और बाकी जो है जो म्यूचुअल फंड के बारे में जो एजुकेशन है जिसको हम इन्वेस्टर अवेयरनेस, फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह बोलते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं. सो ये दोनों चीज़ें रहेंगी. एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग कि वो इन्वेस्टर का प्लानिंग बराबर होना चाहिए ताकि उसको बराबर एसेट एलोकेशन पता चले, उसमें से भी उसने कौन से फंड चूज करने चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, गोल्ड या तो फिर फिक्स्ड इनकम का कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए. तो वो एक एंड वो हो गया. और दूसरा एंड ये है कि चलो किसी ने इक्विटी में करा है तो उसके बारे में इक्विटी के बारे में, अगर फिक्स इनकम में करा है तो फिक्स इनकम का क्या नजरिया लग रहा है, तो उस 2 लेवल का हम लोग एजुकेशन देने की सोच रहे हैं एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो क्या कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर हो जाता है तो देन वो दैट गिव्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. अच्छा, आपने कहा कि जो ट्रस्ट आता है वो आता है परफॉर्मेंस से, कैसे रिटर्न्स बनेंगे उस हिसाब से इन्वेस्टर्स का ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा. परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा मेरे को लगा कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, परफॉर्मेंस तो ठीक है, अगर लोग तो नंबर्स में दिखा देते हैं कि परफॉर्मेंस है, बट वो परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए कितना वोलेटिलिटी उसको बियर करना पड़ा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि ये मैंने जनरली देखा है कि अपना जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है रिटेल इन्वेस्टर का, अभी मेरा तो सिंपल मानना है कि सबसे ज़्यादा लॉजिकली जो रिटर्न्स देना चाहिए वो स्मॉल कैप कैटेगरी है. ठीक है,
तो अगर 10 साल के लिए आप अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो आइडियली आपका जो भी हिस्टोरिकल डेटा भी वही दिखाता है कि आपका रिटर्न सबसे ज़्यादा वहीं पे बनता है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये क्या 100 का 200 जाएगा, 200 का वापस 120 आएगा, फिर 400 जाएगा, इन सो और रिटेल इन्वेस्टर्स का ये मैंने देखा है कि उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड अभी तो खैर बढ़ गया है एसआईपी की वजह से, बट 2.5 ईयर्स के आसपास होता है। बट उसको पूरा साइकिल एंजॉय करने के लिए उसको मिनिमम 5 ईयर्स टू 7 ईयर्स होना चाहिए, जो नहीं है। ठीक है, तो दैट इज वेयर द कंसिस्टेंसी ऑफ अ परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस तो आपका होना ही चाहिए, बट वो कंसिस्टेंट एंड बेसिकली वॉलेटिलिटी भी मैनेज होना चाहिए उसको। सर, आपने बात की कि परफॉर्मेंस से इन्वेस्टर्स का भरोसा जागता है। बिल्कुल। ये तो बात बिल्कुल सही है कि स्कीम्स की परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, लेकिन एक बात और भी है कि किसी भी बिजनेस में यदि लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कितना सीरियसली लेते हैं और किस तरह से आपने यहाँ पर द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है? तो सर कैसा है कि हम लोग तो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट से डील करते हैं। मैं खुद ही फंड मैनेजर रह चुका हूँ, तो मैं काफ़ी सारे कॉर्पोरेट से खुद ही मिलते रहता हूँ एंड काफ़ी सारे कंपनीज भी एनालाइज करी है जी। तो ये एक चीज़ मैंने देखा है कि अपार्ट फ्रॉम द प्रमोटर का इंटेंशन, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस विच ही पुट्स इन प्लेस, जो प्रोसेस है फिर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो पुट इन करता है इन टर्म्स ऑफ हिज मैनेजमेंट टीम एंड एवरीथिंग, सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जिससे आपको इंक्रीमेंटली एक्सेस वैल्यू क्रिएट होता है। तो ये चीज़ एज अ ग्रुप, एज अ प्रमोटर हम लोग बहुत अच्छी से समझते हैं एंड देयरफॉर वही हम लोग खुद भी हम दूसरों में ये चीज़ अगर देख रहे हैं तो खुद भी वही इम्प्लीमेंट करना भी वही चाहेंगे। और उसका एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं देना चाहूँगा कि जैसे आप हमारा भी अगर आप बोर्ड एंड एएमसी स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें इक्वल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह है और सारे हमने दिग्गज लिए हैं। फॉर एग्जांपल जो मिस्टर अतुल जोशी है, ही इज़ एन एक्स CMD एंड चेयरमैन ऑफ फिच रेटिंग, जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उनके वो एक्स MD रह चुके हैं। तो वो पूरा इन्वेस्टमेंट, बहुत फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी का पूरा इन्वेस्टमेंट्स का एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो दूसरा हमारे मिस्टर भार्गव जी है, वो एक्स LIC के चेयरमैन रह चुके हैं। प्लस RS शर्मा जी है जो हमारे ट्रस्टी बोर्ड पे है, तो वो एक्स ट्राई चेयरमैन रह चुके हैं, जो जिन्होंने कोविड फिर बाद में आपका आधार और ये सब उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया उनमें वो सूत्रधार रह चुके हैं। और वो हमको टेक्नोलॉजी पार्ट पे वो हमको एडवाइस, उनका जो एक्सपर्टीज़ है वो टेक्नोलॉजी पार्ट में हमको यूज़ होगा। प्लस मिस्टर KK जलान जी है, रश्मि वर्मा जी है, HC जलान, ये सब IAS एंड IRS ऑफिसर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में वगैरह रह चुके हैं। तो ये जो दिग्गज लोगों को हमने लाया है, तो उनका जो भी एक्सपीरियंस है ऑफ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हम बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी वही DNA या फिर उनका जो एक्सपर्टीज़ है वो हम यूज़ करके हम लोग द राइट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो जिस प्रकार के हमने जो AMC और बोर्ड स्ट्रक्चर जो लोग लाए हैं, तो यही सोच के लाया कि हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर स्ट्रक्चर होना चाहिए वो सबसे बेस्ट होना चाहिए AMC में। तो वो पूरा तो वहाँ से हमने चालू करा है। तो ऑब्वियसली उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर फोकस करा है एंड यहाँ पे भी जो एग्जीक्यूटिव टीम भी लाई है, तो वो एकदम अच्छे म्यूचुअल फंड या फिर जो दिग्गज लोग ही लेके आए हैं। तो वहाँ से हमने बेसिकली चालू करा है एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हमारा बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है, क्योंकि आपने जैसे बोला हम जब देखते हैं कि दूसरों जब वैल्यू क्रिएट करने में वो एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, तो हम लोग को भी वैल्यू क्रिएट करना है हमारे लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी, तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट रहने वाला है हमारे। सर, आप यहाँ पर डेप्यूटी CEO हैं, मैनेजमेंट में हैं, बट आपका एक्सपीरियंस फंड मैनेजमेंट में काफ़ी लंबा है। बिल्कुल सर। तो मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता आपसे जानने का, क्या लगता है मार्केट में अब जब इस वक्त पर इतना उतार चढ़ाव बना हुआ है इक्विटी मार्केट में, तो आगे कैसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? हाँ जी, तो इसमें देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैं आपको शॉर्ट टर्म वर्जन बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म मेरा क्या व्यू है, और दूसरा लॉन्ग टर्म में मैं क्या मेरी क्या सोच है वो मैं बता रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म का तो ये है सर कि देखो, लास्ट 2-3 साल में इलेक्शन के पहले तो जनरली गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाज ऑन द हायर साइड, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छा कर रहा था, तो उसकी वजह से अपना GDP भी थोड़ा सा
बढ़ रहा था, हालांकि इतना जो डिमांड थी इतनी ज़्यादा नहीं थी और कैपेक्स भी उस लेवल पे नहीं था। तो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग एंड द कंज्यूमर डिमांड वाज नॉट एट इट्स पीक। हालांकि अच्छा था, बट मेन जो किकर मिला था वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से मिला था लास्ट 2-3 साल में। अभी ये जो इलेक्शन हुआ उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो हम नंबर्स में देख रहे हैं वो कम हुआ था ऑलमोस्ट 6-7 महीने की वजह से। उसकी वजह से थोड़ा सा हमको डिप देखने वाला कि डिमांड और जीडीपी थोड़ा अपना स्लो डाउन हो गया। इवन अर्निंग्स भी हमने देखा कि काफ़ी स्लो डाउन हुआ है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या करा है कि लास्ट 3-4 महीने में अगर हम डेटा इसका एनालाइज करते हैं तो 3-4 महीने गवर्नमेंट ने क्या दिया है, 1-2 बजट में लोगों के हाथ में पैसा दे दिया है विच इज़ लाइक डायरेक्ट टैक्स के थ्रू। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम कर दिए हैं, लिक्विडिटी इनफ्लो बढ़ा दिया है। बेसिकली आरबीआई ने भाई यानी इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, लिक्विडिटी बढ़ा दी है, आपका मानसून ठीक ठाक रहा है, ठीक है। और लास्ट में बेसिकली एक्साइज का भी उन्होंने बेनिफिट जीएसटी रेट कट कर दिया, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स का है क्या। तो क्या डायरेक्ट टैक्स का इम्प्लीकेशन सिर्फ 3 लाख लोगों जो टैक्स भरते हैं उन पे ही आता है, राइट। बट ये जो जीएसटी का इम्पैक्ट है वो सारे लोगों को आता है, तो वो बड़ा इम्पैक्ट है मेरे हिसाब से। तो ये सब सारी जो चीज़ें हुई है उसका इम्पैक्ट हमेशा लैग के थ्रू आता है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली कुछ मेजर लिया और वो 1 महीने में उसका इम्पैक्ट होना चालू हुआ, ऐसा नहीं होता है, वो लैग के साथ होता है। तो ये लास्ट 2-3 महीने से गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें लाई है और उसका लैग इफेक्ट होपफुली दिसंबर जनवरी से देखना हमको चालू होगा। तो और जो भी हमने देखा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ चुका है, यानी जो बीच में जो 3 या 4 महीने का थोड़ा लल था वो भी बढ़ चुका है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गया है, होपफुली कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा एंड गवर्नमेंट इज नाउ आस्किंग द कॉर्पोरेट्स आल्सो टू स्टार्ट कैपेक्स। तो नच कर रही है कॉर्पोरेट्स को, आप भी कैपेक्स चालू करो। तो कैपेक्स का ये बोलना, अरे स्पेंडिंग आई मीन कंज्यूमर डिमांड नहीं बढ़ रही है तो हम भी कैपेक्स करके क्या करें। तो होपफुली गवर्नमेंट स्पेंडिंग चालू हो गया, कंज्यूमर स्पेंडिंग कंज्यूमर डिमांड भी होपफुली आ जाएगा, तो कैपेक्स भी रिवाइव हो जाएगा। तो ये तीनों जो इंजन है मेरे ख्याल से वो नेक्स्ट 3-4 महीने में चालू हो जाएंगे। प्लस आपको बेस इफेक्ट भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अर्निंग्स का बेस इफेक्ट भी है, जीडीपी का बेस इफेक्ट। तो मेरे को लग रहा है नेक्स्ट 2-3 महीने में। एंड अदर चीज़ ये है कि मार्केट को जो कंसोलिडेशन होना था, कि हमारा तो वन वे रैली हुआ था, तो अभी जिस हिसाब से डोमेस्टिक फ्लोज है मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा डीप करेक्शन आएगा अनलेस कुछ मेजर इवेंट हो जाए। बट कंसोलिडेशन ही आई थिंक अपने को देखना पड़ेगा गिवन द काइंड ऑफ फ्लोज विच आर देयर इन द मार्केट। तो मैं जनरली 1 या 1.5 साल का कंसोलिडेशन हो गया है, करीब 1 साल का कंसोलिडेशन हो गया है, एंड नाउ वी शुड मूव अहेड। तो अभी मैं थोड़ा सा साइकिल्स का भी स्टूडेंट हूँ, तो उसमें ये चीज़ है कि जनरली पहले साइकिल्स 8-8 साल की होती थी, 8 साल का बुल साइकिल, अब 92, 2000, 2008, 16, 17 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो भी साइकिल्स भी थोड़ी सी छोटी हो गई है, ठीक है। तो अभी 4 साल 1 साल का है, तो अराउंड 3-3.5 1 साल का है। तो 3-3.5-4 साल का आपको बुल मार्केट दिखा, 1 साल का कंसोलिडेशन भी हो गया। तो वो एंगल से भी मेरे को लग रहा है कि ठीक है, आई थिंक दैट इज मोर और लेस ओवर। जैसे ये थोड़ा सा अनसर्टनिटी, जो ट्रम्प वगैरह का अनसर्टनिटी है, टैरिफ से लेकर जो भी अनसर्टनिटी है, उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से मार्केट शुड मूव अप सब्सटेंशियली। सो दैट इज द शॉर्ट टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म में व्यू ये है कि जैसे मैं बोल रहा था कि मैं तो साइकिल्स का स्टूडेंट हूँ, तो लॉन्ग टर्म में भी जब मैं बोल रहा हूँ कि अपना जो साइकिल्स है वो छोटी हो रही है, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली आपका वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है। एंड वो रहेगा, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट 7-8 साल के लिए बेसिकली वोलेटिलिटी रहेगा, छोटे साइकिल्स में रहेंगे यानी वोलेटिलिटी रहेगा। तो एज अ फंड मैनेजर, एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, यू शुड बी एबल टू डाइजेस्ट दैट वोलेटिलिटी। अगर आपको वोलेटिलिटी मैनेज कर सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइज्ड हो, एक ही तरीके से चल रहे हो, यू शुड बी ओपन बेसिकली। तो अभी थोड़ा सा सिनारियो चेंज हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर अपना चेंज हो रहा है, वोलेटिलिटी मैनेज करना आना चाहिए, और इन्वेस्टर्स विल ऑल्सो बी डाइजेस्टिंग इट एंड फंड मैनेजर्स ऑल्सो विल बी डाइजेस्टिंग इट। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कि जैसे कोविड, जो पहला कोविड हुआ, ठीक है, तब मार्केट में काफ़ी सारा करेक्शन आया, बट सेकंड कोविड वाज मोर लीथल, राइट, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ डेथ, बट मार्केट एकदम कूल था वहाँ पे, यानी मार्केट में कोई रिएक्शन नहीं था, इनफैक्ट मार्केट स्टार्टेड मूविंग अप। तो यही मेरे को लग रहा है कि ये जो वोलेटिलिटी है ये भी डाइजेस्ट हो जाएगा, इट विल बी अ नॉर्म overall, and then I think it will be becoming like a normal thing and people will start moving, but people who are able to manage it will do much better. So that is one thing. In terms of the returns, मेरे को ये लग रहा है कि जो हमको लास्ट 4 या 5 साल में जो 25% CAGR वगैरह मिल गया है, वो रिपीट होना मुश्किल लग रहा है मेरे को इमीडिएट टर्म में। तो बिकॉज दैट वाज एन
सब्सटेंशियल ये है, बट गिवन अपना जीडीपी ग्रोथ, तो उसके नॉमिनल आप जीडीपी 7-8%, 7% का जीडीपी ग्रोथ पकड़ लो ओवर पीरियड ऑफ 6-7 ईयर्स, क्योंकि हम भी 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, और उस पर नॉमिनल आप इन्फ्लेशन ऐड कर लो तो मोटा मोटी 10-12% का आपका जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में हो जाता है। उस पर आप कॉर्पोरेट एफिशिएंसी लगा दो 2-3% का, तो 12-15% फिर भी CAGR पॉसिबल है। तो यही नंबर अगर हम इसको कंपाउंड करें तो वो 2x 3x हो जाता है मार्केट का। तो वो लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा। आई मीन उसमें से 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जो आपको जो पास्ट रिटर्न्स 25% है वो तो नहीं मिलेगा, बट बिटवीन 10-15% CAGR अभी भी पॉसिबल है। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ अभी इंटरेस्ट रेट और अल्टरनेटिव एसेट क्लास के आप सोचोगे तो आई थिंक इक्विटी स्टिल कंटिन्यूज टू बी बेटर। सर आप बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब एक क्लास में समझाया जा रहा है। तो मुझे तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया, और मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स को भी ये आपकी पूरी बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी। तो अब इतना बताया है तो मुझे भी बता दीजिए कि सेक्टर्स कौन कौन से हैं जहां पर ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो सेक्टर्स में अगर आप मेरे को पूछोगे तो नंबर 1 सेक्टर जो मेरे को लग रहा है कि जहाँ पे अच्छा और लॉन्ग टर्म पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ इज़ पावर। ओके। क्योंकि जिस हिसाब से अभी तो इलेक्ट्रिसिटी अपना ऑलमोस्ट आधे इंडिया को तो इलेक्ट्रिसिटी अभी गया है, ठीक है, लास्ट 3-4 साल में गया हुआ है। तो वो लोग अभी तो क्या बल्ब और ये सब यूज़ करना चालू करें, तो व्हेन दे विल ग्रेजुएट टू अ फैन और अ कूलर और अ फ्रिज और समथिंग लाइक दैट, सो द लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट दे विल बी यूजिंग, तो अभी आधा इंडिया विल बी स्टार्ट यूजिंग दैट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका डिमांड सिनारियो आप देखो, प्लस ये जो भी डेटा सेंटर्स वगैरह आ रहे हैं, AI अपन जो भी बात कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो इज लाइक अ पावर गजलर, ठीक है। तो जो पावर कंजम्पशन डोमेस्टिकली है वो मेरे को लग रहा है कि वो सेक्युलर स्टोरी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट 7-8 साल में इसमें वो काफ़ी सारे जो उनके वैल्यू चेन्स है दैट विल डू वेल। सेकंड मेरे को ये लग रहा है कि जो ट्रांसमिशन है विद इन दैट ऑल्सो ट्रांसमिशन सेगमेंट विल डू वेल, क्योंकि हमने जो देखा है कि रिन्यूएबल का जो पोर्शन था जो मैं 4-5 साल पहले देख रहा था वो हार्डली 10% था, नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट रीचिंग 50% ऑफ द ओवरऑल एनर्जी बास्केट। तो अभी रिन्यूएबल में क्या होता है, रिन्यूएबल जो अपन ग्रिड जो लगाते हैं, ट्रांसमिशन ग्रिड लगाते हैं, दैट इज़ मेंट टू बी वेरी स्टेबल ग्रिड, ठीक है। तो जैसे अपना कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर है कोल वगैरह, तो इट इज़ वेरी स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बट बाय नेचर ये जो विंड एंड सोलर है अनस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल बारिश आ गया तो आपको सन नहीं मिलेगा, राइट। तो पूरा जो जितने भी बड़े आपने लगाए हैं 20 गीगावाट 50 गीगावाट के लगाए हैं वो एकदम से बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सिमिलरली विंड का भी वैसे ही है कि विंड अगर सपोज जोर से चल रही है धीरे चल रही है तो भी नहीं चलेगा, नहीं, दोनों जोर से भी चल रही है तो भी विंड पावर नहीं चलेगा, धीरे भी चल रही है तो भी नहीं चलेगा। तो बाय नेचर ये अनस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ग्रिड इज नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग दैट अनस्टेबल। तो ये पूरा ग्रिड चेंज करने का रिक्वायरमेंट एक आ गया है, क्योंकि हम जो जिसको बोलते हैं ना AC to DC जो सेगमेंट चेंज हो रहा है, तो देखो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में मेरे को ट्रांसमिशन साइड में काफ़ी सारी चीज़ें होती हुई दिख रही है, जो हमको दिख रहे हैं अभी बड़े बड़े ऑर्डर्स जो हिताची जी वगैरह को मिल रहे हैं उसी वजह से मिल रहे हैं। सो पावर में भी ट्रांसमिशन मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। ये एक हो गया। दूसरा सेगमेंट मेरे को लग रहा है कि जो हम बोले थे कंज्यूमर्स तो एक है, बट कंज्यूमर में भी प्रीमियमाइजेशन जो है, तो प्रीमियमाइजेशन विल डू रियली वेल ओवरऑल कंज्यूमर्स में भी। एंड मोर देन FMCG कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है, कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह जो होम अप्लायंसेस, इवन FMCG में भी जैसे है आपका द प्रीमियमाइजेशन विल डू रियली वेल। जो प्लेयर्स आपके प्रीमियमाइजेशन प्ले कर रहे हैं दोज विल बी डूइंग वेरी वेल। फॉर एग्जांपल आपका क्लोथिंग हो गया, तो फिर आपका रिटेल आउटलेट्स हो गए, आई मीन ऑल द कंजम्पशन साइड में प्रीमियमाइजेशन इज वन थिंग दैट विल डू वेरी वेल, क्योंकि जो अपना पर कैपिटा इनकम जैसे आपका बढ़ता है तो आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता है, एस्पिरेशन की तरफ जाता है, तो दैट शुड डू रियली वेल। दैट इज द सेकंड थिंग। ऑटोमोबाइल इज ऑल्सो वन ऑफ दैट कंजम्पशन थीम। तो कंजम्पशन में तो सारे ही आ गया, बट उसमें भी अपने को वही देखना है प्रीमियमाइजेशन में कौन सबसे बेस्ट गियर्ड अप है, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लुक एट। सो दैट इज वन थीम दैट विल डू वेल। तीसरा मेरे को ये लग रहा है डिफेंस एक है जो जिस हिसाब से अभी हमारे जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज रिकग्नाइज हुई है ग्लोबली, ठीक है। तो हालांकि अभी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट एज ऑफ नाउ, बट ये जो लॉन्ग टर्म थीम है तो मेरे को लग रहा है कि
जो एक्सपोर्ट डिमांड होगा कुछ कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स का यहाँ से इंडिया से, तो दैट विल क्रिएट मल्टी बैगर्स ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years. So that again theme is something really worth watching for. And fourth theme है which is again related to capex or manufacturing related है. So that is again a structural theme which I believe. तो अभी immediately तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा capex theme पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कम ये होगा, क्योंकि क्या आपने GST बेनिफिट दे दिया है, ठीक है, तो पैसा तो कहीं से कम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वो ऐसे लोगों का मानना है कि शायद वो कैपेक्स से या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ही कम होगा, तो कैपेक्स इमीडिएटली थोड़ा सा उसको वॉबली हो सकता है, बट स्ट्रक्चरली नेक्स्ट 4 to 5 years में आई थिंक कैपेक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग थीम विल स्टिल डू क्वाइट वेल. तो ये मेरे थीम्स है ओवरऑल विच वी शुड बी पॉजिटिव. हाँ, बाकी सेमीकंडक्टर्स और वो सब अलग थीम है, बट वहाँ पे लिस्टेड स्पेस में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है, इसके लिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. हालांकि वो एक बहुत अच्छी थीम है, सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स एंड सो ऑन सो. और PSU थीम के बारे में, PSU में भी बहुत पैसा बनाया इन्वेस्टर्स ने और बहुत गवाया भी, जिन्होंने तेजी में आने के बाद में इन्वेस्ट किया. अब क्या लगता है, मतलब करेक्शन के बाद में अब क्या आगे PSU? नहीं, PSU थीम भी एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो वैल्यूएशन में हमेशा वो इट इज़ एट अ डिस्काउंट टू द ओवरऑल लिस्टेड जो प्राइवेट प्लेयर्स है उस पर तो हमेशा डिस्काउंट में ही रहे. हालांकि वो जो डिस्काउंट जो ऑलमोस्ट 80-90% था, दैट हैज़ कम डाउन सब्सटेंशियली, बट एज अ थीम इट विल डू वेल. बट उसमें हमेशा वो एक एलिमेंट रहेगा कि उसमें अनसर्टनिटी रहेगी, गवर्नमेंट का इंटेंशन का अनसर्टनिटी रहेगा. अभी तो लास्ट 4-5 साल में विजिबिलिटी वॉज वेरी क्लियर कि गवर्नमेंट को क्या करना है, बट जैसे आपके डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं तो वो एक एंगल से आपको देखना, तो आई विल से कि यू हैव टू बी विजिलेंट ऑन व्हाट थिंग इज, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का काफ़ी सारा इंटरफियरेंस या फिर वो सब रहता है. ओके, सो दैट एंगल से व्हाट आई वुड से इज जो मलाई थी शायद वो निकल गई है. अभी आपको थोड़ा सा विल हैव टू बी वेरी चूजी एंड सी एज टू व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग, बट यस एज अ थीम दैट विल स्टिल कंटिन्यू टू डू वेल. अच्छा, एज अ फंड हाउस आपकी फिलॉसफी क्या होगी? मोर लाइक अ वैल्यू स्टाइल और ग्रोथ स्टाइल और ब्लेंड ऑफ दिस? इस बारे में कुछ आपका ऐसा डिसाइडेड कुछ मॉडल तैयार है? हाँ, तो देखो एज अ फिलॉसफी अगर आप मेरे को पूछोगे ग्रोथ वर्सेस वैल्यू दोनों में से एक ही चूज करो, तो आई विल ऑलवेज गो फॉर ग्रोथ. अच्छा, ठीक है. उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि आप वैल्यू कोई 100 की चीज़ आपको 50 की मिल रही है तो उसको पोटेंशियल 50 से 100 ही जाने का है, बराबर, तो वहाँ से डबल ही हो सकता है. ओके, बट अगर आपका ग्रोथ है और सस्टेनेबल ग्रोथ है विथ विजिबिलिटी, तो ये 50 का 5000 भी जा सकता है. ओके, ठीक है. तो आप अगर मेरे को पूछोगे कि आप एक चूज करो वैल्यू और ग्रोथ में, आई विल ऑलवेज गो फॉर ग्रोथ. बट ग्रोथ एट अ रीजनेबल वैल्यू इज समथिंग दैट एवरीवन एस्पायर्स फॉर. ठीक है, बट वो सबको मिले नहीं मिले वो बात अलग है. तो हमारा सिंपल जो क्राइटेरिया है, हम लोग जो कंपनीज को चूज करते हैं, तो लॉजिक हमारा सिंपल है. देखो, बाय ग्रेट कंपनीज एट अ रीजनेबल प्राइस. ठीक है. बाय गुड कंपनीज एट अ डिस्काउंट एंड अवॉइड बैड कंपनीज. ये 3 ही गुरु मंत्र है. बैड, ग्रेट कंपनीज एट अ रीजनेबल प्राइस, ठीक है, बाय गुड कंपनीज एट अ डिस्काउंट एंड अवॉइड बैड कंपनीज. तो ये अगर आप सिंपल फिलोसफी रखोगे तो शायद जो आपको ग्रेट कंपनीज का भी डिस्काउंट में मिलने के चांसेस बहुत कम है. एक हाथ बारी होगा कि वो डिस्काउंट में मिले, तो आपको रीजनेबल प्राइस पे फिर एट अ रीजनेबल एवरेज पे आपको लेना पड़ेगा जहाँ पे अच्छा ग्रोथ है. सर, हम फंड हाउस की फिलॉसफी की बात करें तो द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, आप मुझे ये बताइए संक्षिप्त में. सो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखो जो म्यूचुअल फंड का हार्ट होता है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है, राइट, एंड फिलोसफी. तो किसी भी इन्वेस्टर को अगर कोई किसी फंड में डालना है तो सबसे पहले जो मेरे हिसाब से जो सबसे पहले उसको समझना चाहिए कि फंड का फिलोसफी क्या है एंड व्हाट डज दैट फंड स्टार्ट फॉर. ठीक है. तो एज अ फंड हाउस, जो मैं दो लाइन में अगर मैं इसको समझाऊँ तो ये हमारा द फंड would want to be known as a fund with deep due diligences and deep research. तो हमारा जो रिसर्च पे फोकस रहेगा एंड ड्यू डिलिजेंसेस पे जो फोकस है वो मेन फोकस रहने वाला है. इट विल बी ऑल्सो, आई मीन आई वुड लाइक टू बी द फंड टू बी नोन एज अ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फंड. ठीक है. तो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, वो चाहे
इन्वेस्टर कन्वीनियंस के लिए रहो या तो सर्विसेज के लिए रखो या तो फिर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे हम लोग एआई और आर्टिफिशियल ऑटोमेशन यूज़ करेंगे टू बेसिकली sort out and bring out the research best in the research point of view. So एक technology point वो एक चीज़ हो गया. तो deep due diligence technology and third is consistency. तो in terms of जो बोलते हैं ना हम लोग volatility minimize करके returns जाने के. So ultimately बोलूँ तो basically superior sharp ratio पे हमारा focus रहने वाला है. So we want to be known as a fund house with deep due diligences, deep research, technology driven fund house and trying to give a consistent higher superior Sharpe ratio. So that is the overall fund का definition या फिर we would want the fund to be known as from an investor perspective. That's great. Yeah. और एक बात और जानना चाहूँगा, हालांकि मतलब अभी तो शुरुआत है बट जैसे आपने कहा कि जो फंड हाउस का डीएनए है वो ग्रोथ है. तो ऐसे ही हमने कई बार देखा है कि कुछ फंड हाउसेस में बहुत डायनेमिक स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट होता है, बहुत चर्निंग होती है फ्रीक्वेंटली, कुछ में कि अच्छा कुछ बाय कीजिए और आप होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए अनटिल अनलेस कोई रिक्वायरमेंट हो चेंज करने की. आप इसमें बिलीव करते हैं? हाँ, तो उसमें देखो मैं आपको हमारा फिलॉसफी का थोड़ा सा और ये दे देता हूँ विच ऑल्सो विल ऑल्सो टेल यू हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो हम शायद बाकी लोगों से अलग क्या कर सकते, क्योंकि जो अभी कैटेगराइजेशन हो गया है तो उसमें वैसे बहुत अलग करना तो इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट नाउ. तो इसके लिए हम स्ट्रेटेजिकली हमने ऐसे फंड्स चूज़ करे हैं कि जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है. तो हमारे इसके लिए सबसे फर्स्ट फंड इज़ गोइंग टू बी द फ्लेक्सी कैप फंड. ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बताऊँगा कि हम कहाँ से आ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको 4 पॉइंट बताऊँगा. ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम बेसिकली मर्चेंट बैंकिंग बैकग्राउंड ऐसे ग्रुप मर्चेंट बैंकिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग प्रमोटर्स को बहुत अच्छी से समझते हैं एज अ ग्रुप की मैं जब बात कर रहा हूँ. तो प्रमोटर्स को अच्छे से, जैसे मैं बता रहा था कि उसमें कुछ सक्सेस है कुछ फेलियर्स है, बट हमने ये देखा है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रमोटर्स होती है जो उसको सक्सेस की तरफ लेके जाती है एंड क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है जो उसको फेलियर की तरफ लेके जाती है. तो इसमें तो कोई फुल प्रूफ फॉर्मूला तो है नहीं था, 100% गारंटी तो कोई दे नहीं सकता है, बट एज अ फंड मैनेजर हमारा जॉब ये होता है कि हमको प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करना है. ठीक है, क्योंकि रिटर्न्स आर एंड दिस थिंग वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है द प्रोसेस एंड द प्रोबेबिलिटीज इंप्रूव करना. ठीक है, तो ये जो हमने इंटरनल मैट्रिक्स बनाया है प्रमोटर के बिहेवियर के ऊपर, तो डेटा तो सब कुछ देता है बट डेटा के पीछे जाके क्या है, तो इट इज़ लाइक प्रमोटर. एंड कोई भी चीज़ है जैसे मतलब प्रमोटर्स अगर आपके सही है, जॉकी आपका सही है, तो आप लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स क्रिएट करते हो इन्वेस्टर्स के लिए. तो वो एक एंगल है जहाँ पे हमारा पूरा फोकस रहेगा, जो हमने इंटरनलाइज किया है प्रमोटर मैट्रिक्स. सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, सेकेंड पॉइंट एज अ ग्रुप वापस मैं बात कर रहा हूँ कि जो हम जैसे प्राइवेट इक्विटी में हम लोग इन्वेस्ट, जो हमारा डीएनए रह चुका है कि हम लोग प्राइवेट इक्विटी में अनलिस्टेड सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं. तो अभी लिस्टेड सेगमेंट का कैसा है कि लिस्टेड में चलो आपसे कोई गलती हुआ तो एटलीस्ट आपको लिक्विडिटी तो अवेलेबल है, आप दूसरे दिन उसको बेच भी सकते हो. बट बाय नेचर प्राइवेट इक्विटी में लिक्विडिटी नहीं होती है, राइट. तो बाय नेचर आपको जो ड्यू डिलिजेंसेस करने पड़ते हैं कंपनी के, जो रिसर्च करने में, तो काफ़ी इन डेप्थ जाके रिसर्च करना पड़ता है. उसको प्रमोटर का आपका लीगल ड्यू डिलिजेंसेस होता है, फिनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है, आपको फॉरेंसिक ड्यू डिलिजेंसेस होता है. तो यानी काफ़ी आप जाके पूरा उसको एमआई समझते हो, प्रमोटर के साथ जाके खाना खाते हो, उनके जो भी वेंडर्स है उनको मिलते हो एंड सो ऑन, उसका लाइफस्टाइल स्टडी करते हो एंड सो ऑन सो. ठीक है, तो जो ड्यू डिलिजेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है प्राइवेट इक्विटी के लिए. तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि क्या वही ड्यू डिलिजेंस हम लोग लिस्टेड स्पेस में ला सकते हैं, क्योंकि वही हमारा डीएनए रह चुका है. तो वो एक चीज़ें हम लोग लेके आने की सोच रहे हैं विच वी कॉल इट प्राइवेट इक्विटी अप्रोच टू द लिस्टेड स्पेस. ओके, तो अब ये कहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये तो लार्ज कैप्स में शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि काफ़ी सारा कुछ अवेलेबल है, बट वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे छोटी छोटी चीज़ें लोग मिस आउट कर जाते हैं. तो हमको वही मिस आउट नहीं करना, हमको एक्सीडेंट्स अवॉइड करना है. तो वो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में मेनली ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होगा एंड रिटर्न्स तो मेनली जो होते हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप्स में ओवर लॉन्ग टर्म वहीं से आते हैं. तो वो एक हम लोग अप्रोच सेकंड चीज़ वो लेके आना चाह रहे हैं.
एंड थर्ड चीज़ जिसको हमने पीएमएस में इम्प्लीमेंट करा है, जिसको हम बोलते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जो मेगा ट्रेंड से आइडेंटिफाई करने का एबिलिटी है, तो वो एक चीज़ हम लोग जो पीएमएस में हमने ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो दैट इज़ अ थर्ड एस्पेक्ट दैट वी आर ब्रिंगिंग. एंड द फोर्थ एस्पेक्ट दैट वी आर ब्रिंगिंग इज, देखो इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स बहुत सारे होते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन इमोशंस. ठीक है, तो मैं भी अभी 25 साल से इस फील्ड में हूँ, बट आई एम ऑल्सो प्रोन टू ह्यूमन इमोशंस, राइट. ग्रीड एंड फियर तो सबको ये कर देती है. बायसेस भी होते हैं एज ए ह्यूमन, हमारे भी बायसेस होते हैं कि मेरे को ये प्रमोटर अच्छा लगता है, हालांकि डेटा कुछ और दिखा रहा है, बट वो भी है. तो यहाँ से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं क्या, किस हद तक हम लोग ह्यूमन बायसेस अवॉइड कर सकते हैं, वो हमने काफ़ी सोचा. तो हमने इसके लिए काफ़ी हमारे प्रोसेसेस हमने ऑटोमेट करने की कोशिश की है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम फिल्टरिंग प्रोसेस बोलते हैं. ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो एलिमिनेशन प्रोसेस है, जिसमें हम साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट की तरह से एलिमिनेट करते हैं. जैसे मतलब हमको बैड कंपनीज अवॉइड करनी है, ठीक है, तो वो एलिमिनेशन से हमारी बैड कंपनीज अवॉइड हो जाती है. सो सेकंड हमारा जो स्टेप है वो है बेसिकली चेंज एंड एज, जो फ्रेमवर्क है हमारा, ठीक है, वो इससे हम लोग बेसिकली कंपनीज को ग्रेड करते हैं. तो 6000 लिस्टेड कंपनी है, तो एलिमिनेट करके हमारे पास आ गया यूनिवर्स, मोटा मोटी 600-700 कंपनीज का यूनिवर्स आ गया. तो 600-700 में हम लोग उसको ग्रेडिंग करना चालू कर देते हैं थ्रू दैट चेंज एंड एज फ्रेमवर्क, जो हमारा प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क है. तो उसमें से जो टॉप 100 कंपनीज या 150 कंपनीज है, उसको हम लोग फिर ड्यू डिलिजेंस करेंगे, प्राइवेट इक्विटी अप्रोच लगा के हम 40 to 50 का पोर्टफोलियो बनाने का. तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा. एंड वी होप कि ये प्रोसेस से शायद विल बी एबल टू गिव दैट कंसिस्टेंसी एंड एक्सीडेंट्स अवॉइड करने वाला जो चीज़ है, वो शायद हम इससे अचीव कर पाएँ. सो दिस इज़ द एंटायर थीसिस ऑफ द प्रोसेस एंड फिलोसफी दैट वी आर लुकिंग एट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन आवर फंड्स. प्रसन्न सर, आपने समय निकाला और न सिर्फ फंड हाउस के बारे में, उसकी फिलॉसफी के बारे में, बल्कि मार्केट आउटलुक और सेक्टर्स बिल्कुल को भी बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट सर. तो आज हमने प्रसन्न सर से बात की मार्केट के बारे में, सेक्टर्स के बारे में, और द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की क्या फिलॉसफी होगी. मुझे उम्मीद है जानकारी को पसंद आई होगी. आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी. धन्यवाद. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.